हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम लोग हमारी डिकोडिंग मेन सीरीज में हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2016 से लेके 2024 के बीच में, यानी कि जब से हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस चेंज हुआ है उससे लेके अब तक जितने भी सवाल हमें हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर देखने को मिले हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का सिलेबस कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस सिलेबस को डाइसेक्ट करेंगे और साथ में कुछ ऐसे हिडन टॉपिक्स को भी समझने का प्रयत्न करेंगे जिनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआती दौर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अंत में यानी कि जैसे ये वीडियो खत्म होगा तब जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसको हम लोग डाइसेक्ट करेंगे और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करके जाना है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इस साल मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं तो उनको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एंड में जो मैं डाइसेक्शन करूंगा वहां से उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर अपना कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं। नहीं तो जो आपकी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, अभी तक उसी के तौर पे जाइए। वो लोग जो अभी तैयारी जिन्होंने शुरू की है या जो अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे, उनके लिए वीडियो जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इस साल वालों के लिए जो मॉडल आंसर्स है वो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उसके साथ साथ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि अगर आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स चाहिए तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके साथ साथ इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कोर्स मौजूद है जो आपको सीधा हमारी एप्लीकेशन या हमारा जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर ले जाएगा। और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो और वहाँ पे ये वीडियो और उसके साथ साथ पिछली 2 वीडियोस जहाँ पे सोसाइटी एंड एंशिएंट मेडिवल कल्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की है, आप उसकी पीडीएफ फाइल वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ आने वाली जो फाइल्स रहेंगी फ्यूचर में वो भी उस स्पेसिफिक कोर्स में अपलोड कर दी जाएंगी। तो चलिए हम लोग जो है वो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स है ना, उल्टे तौर से जो है वो अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की देखिए खासियत क्या है, ये हम लोगों को काफी हद तक आइडिया दे देता है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं या किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यानी कि 2024, 23 से 22 इस तरह से जब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे सवाल जो है वो आप लोगों को ऐसा देखने को लगेंगे कि अच्छा इस तरह का सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जैक्टली उस तरह का तो नहीं लेकिन उस जैसा सवाल जो है वो जरूर हम लोग देखते हैं। जैसे हमने जब एंशिएंट मेडिवल कल्चर के बारे में भी डिस्कस किया था तो वहां पे भी हमने देखा था कि काफी बार जो सवाल है वो हम लोगों को रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। यही कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो महत्वता और इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज हम लोगों को ये भी इंसाइट देते हैं कि किस तरह से सवाल को बुना जा रहा है, किस तरह से सवाल को डिजाइन किया जा रहा है और उस सवाल की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो अगर इस बेसिक प्रिपरेशन को हम लोग पहले ही करके चले जाएं तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमारी जर्नी जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी आसान रहती है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल है, राइट ए क्रिटिकल नोट, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द पीजेंट मूवमेंट ऑफ मंडी एंड कुनिहार प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो देखिए, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के इतिहास को पढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को पीजन मूवमेंट, जैसे हिमाचल दो तरह से गवर्नड एरिया था। एक एरिया ऐसा था जो कि ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा जहां पे रूल किया जा रहा था, दूसरा एरिया वो था जहां पे प्रिंसली स्टेट्स के जरिए रूल किया जा रहा था। अब जब ब्रिटिश पॉलिसीज हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट हुई तो जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरिया से यानी कि जहां पे अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पे रूल कर रहे थे वहां तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हम लोगों ने चलती हुई देखी। लेकिन जहां पे राजे राज कर रहे थे वहां पे राजाओं के ऊपर, प्रिंसेस के ऊपर जो है वो ब्रिटिश के द्वारा ऐसी पॉलिसीज इंपोज की गई, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसका खामियाजा अल्टीमेटली लोगों को भुगतना पड़ा। और हिमाचल प्रदेश जो कि ट्रेडिशनली एक रूरल इकोनॉमी थी, उसके जो लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाएं थी जिनमें बेगार एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रथा थी जो पहले राजाओं के लिए दी जाती थी, अब अंग्रेजों ने भी उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 19th और 20th सेंचुरी में 19th का जो सेकेंड हाफ है 1846 या 1848 के बाद स्पेसिफिकली, और उसके बाद जो हमारा 20th सेंचुरी है उसका जो फर्स्ट हाफ है वहां पे हम लोग बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो किसान आंदोलन देखते हैं। और जब हम लोग किसान आंदोलन देखोगे तो मोटा मोटा यही रीजन रहेगा। जैसे टैक्सेशन एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि अंग्रेजों ने जो है वो
राजाओं के ऊपर टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया था, तो राजाओं को टैक्स कहीं ना कहीं से तो एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो लोगों तक जाया करता था, और क्योंकि रूरल इकोनॉमी थी तो किसानों के ऊपर जाया करता था, और जिसके कारण जो है वो किसान और राजा के बीच में या राजा के जो ऑफिशियल्स उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होता था। क्लियर। और देखिए यहाँ पे वैसे भी प्रिंसली स्टेट्स का जिक्र किया गया है, तो और 2 प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे स्पेसिफिक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बाकी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में जानकारी लिखनी है, हमें इन दोनों स्टेट्स तक ही अपना आंसर जो है वो उसको सीमित रखना है। उसके साथ साथ हमारा जो आंसर है वो पीजेंट मूवमेंट जो है वो उन्हीं के ऊपर आधारित रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 19th सेंचुरी दी गई है, तो बहुत बार गलती हो सकती है, स्पेसिफिकली देखिए इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है। जैसे मंडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मंडी में तो हम लोगों को 20th सेंचुरी में भी, 1909 में भी, और 1870 में भी, 1870 में भी हम लोगों को जो वो मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जब कुनिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुनिहार में हम लोगों को 20th सेंचुरी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। 19th सेंचुरी की जो जानकारी है वो बड़े ही थोड़े से 1-2 लाइनों के रूप में जो है वो किताबों के अंदर मेंशन है। क्लियर। तो ये जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तो हम लोगों को, लेकिन कहानी क्या है कि 2 प्रिंसली स्टेट्स पूछी गई हैं, तो हमारे आंसर के अंदर जो वो दोनों की दोनों प्रिंसली स्टेट्स आनी चाहिए। गलती क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला वो सिर्फ मंडी के ऊपर फोकस करेंगे, दूसरा वो 19th सेंचुरी की जगह जो 20th सेंचुरी की, जैसे 1909 की, 1930s की जो मूवमेंट है उनके ऊपर जो है वो अपना आंसर लिखेंगे, तो वो कंटेक्स्ट के बाहर का सवाल रहेगा और उसके ऊपर नंबर मिलने की संभावना जो है वो कम रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक डायरेक्टिव दिया गया है, अंतिम वीडियो में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, दैट इज राइट ए क्रिटिकल नोट। तो जब यहाँ पे क्रिटिकल नोट का वर्ड यूज किया गया तो अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिटिकल नोट क्या है। अब देखो हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री में जो क्रिटिकल है वर्ड, ये बहुत बार हम लोगों को यूज होता हुआ देखने को मिलता है। तो जब भी आप लोगों के साथ जो वो क्रिटिकल शब्द यूज हो जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप लोगों ने उस स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट है, जैसे पीजेंट मूवमेंट्स है मंडी और कुनिहार की, उनकी गंभीरता से जो है वो अपने उनके ऊपर अपना नोट लिखना है, या गंभीरता के साथ उसको एग्जामिन करना है, उसके ऊपर कमेंट करना है, जो भी डायरेक्टिव जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड हो। तो जब क्रिटिकल आ जाता है तो आप ऐसा समझिए कि यहां पे हम लोगों को सिर्फ यही नहीं लिखना है कि मंडी और कुनिहार के अंदर जो मूवमेंट्स हुई वो मूवमेंट्स में क्या रहा, कौन राजा था, कौन लीडर्स थे, क्या रीजंस थे। क्लियर। हमने यही नहीं लिखना है, हमने कोर्स ऑफ इवेंट तो लिखना ही लिखना है कि क्या क्या हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हम लोगों ने क्या रीजंस थे। क्लियर। यानी कि क्या कंसेप्ट था, क्यों वो ओरिजिनेट हुआ, उसके साथ साथ जो है वो क्या उसकी सिग्निफिकेंस रही, क्या उसकी लिमिटेशन रही, और एंड में आते आते, क्योंकि अब आप लोग इसको क्रिटिकली जो है वो इसके ऊपर अपना आंसर जो है वो बिल्ड कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि दोनों पहलुओं को देने के बाद कि ये अच्छा रहा या बुरा रहा, यानी कि आपका ओपिनियन जो है यहाँ पे मायने रखता है। अब देखिए कंक्लूजन आपके ओपिनियन के रूप में भी हो सकता है, या आपके ओपिनियन के बाद जो है वो आप कंक्लूजन भी कर सकते हो। क्लियर। तो जब हम लोग क्रिटिकली वर्ड की बात करते हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है हम लोगों को हमारे आंसर के अंदर डालने पड़ते हैं। तो देखिए सीधे तौर पे जो है होपफुली आप लोग इस आंसर को लिख लोगे कि कौन कौन से जो है वो स्पेसिफिक समय पे राजा थे। और जैसे मंडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मंडी के जो वजीर थे, पुरोहित थे, जिनकी नीतियों से लोग परेशान हो गए थे। क्लियर। जिसके कारण जो है वो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे। क्लियर। तो उसका जानकारी जो है वो आप लोगों के पास रहेगा। तो देखिए जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो हिस्ट्री में जितना हो सकता है नेम्स, ठीक है। अब हम लोग राजाओं की बात करते हैं तो अगर हमारे पास राजाओं के नाम है, या जो लीडर्स थे पीजेंट मूवमेंट्स के, अब लीडर्स के नाम यहाँ पे तो नहीं है, जैसे जब हम लोग झुग्गा मूवमेंट की बात करते हैं बिलासपुर में, तो वहाँ पे जो वो लीडर्स का नाम जरूर आता है, लेकिन यहाँ पे लीडर्स का नाम जो है थोड़ा सा हम लोगों को मिलता नहीं है। क्लियर। तो अगर है तो आपके आंसर को और ज़्यादा बेटर कर देगा, राजाओं का नाम है तो आपके आंसर को और ज़्यादा बेटर कर देगा, वो लोग जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए अगर उनका नाम आपके पास है तो आपके आंसर को और ज़्यादा बेटर कर देगा, क्योंकि हिस्ट्री जो इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट नेम्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पे ईयर्स, नेम, क्लियर, ये आपके आंसर को दूसरों से बेटर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो आपका जो आंसर है होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा डायसेक्शन जो है वो यहाँ से हो गया होगा कि किस तरह से आप लोगों ने स्पेसिफिक क्वेश्चन को अप्रोच करना था। तो जैसे क्रिटिकल नोट आ गया, क्रिटिकल नोट का मतलब समझ आ गया। अब इसका स्कोप क्या आएगा, क्या कॉजेज थे, क्लियर, कौन कौन से प्रोटेस्ट हुए, रूलर्स कौन थे, क्या पॉलिसीज थी, क्या उनकी सिग्निफिकेंस थी, क्या इनके चैलेंजेस थे। एक चीज आपको और समझने की जरूरत है, मान लीजिए यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट्स में मंडी और कुनिहार की जगह किसी और पीजेंट मूवमेंट का ही जिक्र किया जाता, तो वहां पे भी काफी हद तक चैलेंजेस जो है वो हमारे सेम ही रहते, काफी हद तक सिग्निफिकेंस जो है वो हमारी सेम ही रहती। क्लियर। जैसे बड़े ज्यादा लोकलाइज्ड थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो कोई बड़ा ज्यादा कोई नेशनलिस्टिक लिंक नहीं था, क्योंकि अगर ये 1870s और 80s में हो रहे हैं तो आप समझिए कि जो ब्रिटिश इंडिया है वहां पे धीरे धीरे जो है वो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है वो ओरिजिनेट होना शुरू हो चुका था। इससे पहले वैसे 1857 का रिवोल्ट भी हो चुका था, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस भी देखते हैं,
लेकिन वो देख रहे हैं हम लोग ब्रिटिश इंडिया में। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पे जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज उतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। एंड में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एंशिएंट मिडाइवल कल्चर में भी हमने किया था, हिस्ट्री के क्वेश्चंस का बेस्ट कंक्लूजन जो है दैट इज लेगेसी। क्लियर, हिस्ट्री का जो अच्छा कंक्लूजन माना जाता है दैट इज लेगेसी, कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इन पीजेंट मूवमेंट से कैसे फ्यूचर में प्रजामंडल मूवमेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस हुई, इस पीजेंट मूवमेंट से किस तरह से हम लोगों को प्रजामंडल्स के जरिए फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो कहीं ना कहीं मदद मिली, इससे किस तरह से बाकी जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस आया, वहां से भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हुए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड हिस्टोरिकल आंसर्स के कंक्लूजन में ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर रहती है। क्या चीजें आप लोगों ने अवॉइड करनी है जो गलतियां करते हैं, और कुछ आंसर्स में वो गलती देखने को मिलती भी है। जनरल इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखनी है कि आपका आंसर, मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो लिखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा आंसर ही आपका सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन और कॉजेज के ऊपर हो, ऐसा नहीं करना है। आंसर जो है वो आपने 20th सेंचुरी में शिफ्ट नहीं करना है, 19th सेंचुरी में रखना है, बशर्ते आप, क्योंकि जो पीजेंट मूवमेंट्स है उनको आप हम लोग एक पे ना सिंगल फोकल लेंस से भी नहीं देख सकते हैं। उसके लिए जो अब हम लोगों को दोनों समय जो है उनके साथ भी रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस आज की कल पे जरूर पड़ती है। तो अब 20th सेंचुरी की मूवमेंट जो है, जैसे मैंने बताया कि कंक्लूजन में या बीच में रेफरेंस के रूप में या सिग्निफिकेंस के अंदर जो उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन जो आपका आंसर रहेगा वो 19th सेंचुरी के ऊपर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपने रूरल की पॉलिटिक्स से नहीं बतानी है, क्लियर, उसको जो है वो लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं, क्योंकि सवाल पीजेंट मूवमेंट का है, पॉलिसीज जो हैं जिनसे लोग परेशान थे हमने उनको मेनली जो है वो हाईलाइट करना है, और क्रिटिकली नोट या क्रिटिकल शब्द जो है उसके ऊपर हमने ध्यान देना है, जहां पे इंपैक्ट और लिमिटेशन, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस का जिक्र करना है। और साथ में हमारे आंसर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि, अब देखिए कंटेंट कम है किसी एक प्रिंसली स्टेट का, वो सही बात है ना, कुनिहार से संबंधित जो है वो आपको थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर कम देखने को मिलेगी, क्लियर, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर है वो दो अगर एस्पेक्ट पूछे गए हैं वो दोनों जो है वो बैलेंस होने चाहिए, क्लियर यहाँ पे बात। चलिए अब हम लोग आंसर की बात करते हैं, तो देखिए बेसिक सा एक फिनोमिना रहता है कि जब हम लोग आंसर लिखते हैं, अब 8 जो 4 मार्कर क्वेश्चन थे जब से वो गए हैं, तो अब आप लोगों को जो ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को इंट्रो, अब देखिए इंट्रो यहाँ पे तो आप लोगों को बड़ी इंट्रो देखने को मिल रही है, 3-4 लाइंस की है, लेकिन अगर 8 नंबर का सवाल है तो आप 2 लाइंस की या 3 लाइंस की भी इंट्रो देखोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्लियर। तो इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा है तो आप इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन सवाल आएगा कि इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए इंट्रोडक्शन क्या होती है, इंट्रोडक्शन जो है वो क्वेश्चन को ओपन करती है, वो उसकी शुरुआत होती है, तो एग्जामिनर को उससे पता चल जाए कि आपको जो वो सवाल समझ आ चुका है। बॉडी जो है वो फिर क्वेश्चन का कंटेक्स्ट होता है, जो पूछा गया है आप लोग उसको जो है वो जो है वो एड्रेस करते हो। फिर जब हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन जो है वो उसका कहीं ना कहीं जो हमने पूरा आंसर ओपन किया, उसकी पूरी बॉडी बिल्ड की, उसका जो है वो ओवरऑल जो आपका ये, जैसे उसका ओवरऑल इंपैक्ट कैसा रहा, उसकी ओवरऑल लेगेसी कैसी रही, अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो कंक्लूजन जो है वो आपका जो पूरा बिल्डअप हुआ है उसका अंत करता है, और नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि कंक्लूजन जो शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्लियर। तो इस तरह से जो है वो हम लोग जो है वो अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका आंसर जो है इसी तरह से शुरू होगा। जब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखिए इंट्रोडक्शन में एक और चीज ध्यान रखनी है, दो तरह से इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन हो सकती है, इन जनरल पीजेंट मूवमेंट्स के ऊपर भी हो सकती है कि 19th सेंचुरी में किस तरह की स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, जिनके कारण जो आप लोगों को मूवमेंट होती हुई देखने को मिली। जैसे यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वर रूल्ड बाय लोकल राजाज अंडर ब्रिटिश पैरामोंसी। The peasant in these areas faced heavy taxation, beggar corruption of officials and social discrimination। ये भी जो है वो हो सकता है। उसके साथ साथ जो है वो आप स्पेसिफिक एरियाज में, यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है मंडी एंड कुनिहार का, उसको भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड कर दिया है। दे सॉ अर्ली फॉर्म्स ऑफ पीजेंट प्रोजेक्ट व्हिच रिफ्लेक्टेड द ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द कॉमन पीपल अगेंस्ट सच एक्सप्लॉइटेशंस, क्लियर। तो आप लोग यहाँ से भी ये यहाँ तक भी कर सकते हो 2 लाइनें, ठीक है, या इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर 12 नंबर में आएगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का जो साइज है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग उसको इंक्रीज कर सकते हो। अब देखिए जब हम लोग बात करेंगे तो मूवमेंट, अब देखो यहाँ पे पूरे का पूरा वही कहानी है जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस की। मंडी की हमने जिक्र किया, कौन स्पेसिफिक समय पे राजा था, कौन थे जिनके कारण जो है वो लोग परेशान थे, वजीर गोस्वामी या शिवशंकर पुरोहित की अगर हम बात करें। कुनिहार के समय पे जो राजा तेग सिंह था, जिस स्पेसिफिक समय पे हम लोगों को पीजेंट मूवमेंट जो है वो होती हुई देखने को मिली, क्लियर। तो ये आ गया इसका कोर्स ऑफ एक्शन और किन रीजन से, क्या कॉजेज हैं जिनके कारण जो है वो ये दोनों मूवमेंट्स रही।
इन दोनों मूवमेंट्स की जो वो सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम लोग मंडी की बात करते हैं तो मंडी की जो 1870 की मूवमेंट रही है, यहां पे हम लोग इसको सक्सेसफुल मान सकते हैं। देखिए, इसके भी दोनों पैरामीटर, अंग्रेजों की इन्वॉल्वमेंट और इंक्रीज हो गई थी उसके बाद, लेकिन सक्सेसफुल इसलिए थी क्योंकि जो वजीर था उसको बाहर निकाल दिया गया था, और उसके साथ साथ जो है वो 2000 रुपये का फाइन जो है वो उसके ऊपर भी डाल दिया गया था। क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का जो कुछ इंडिविजुअल्स या ऑफिशियल्स के प्रति जो प्रोटेस्ट था वो हम लोगों को सक्सेसफुल होता हुआ देखने को मिला। इसके साथ साथ लोग अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। फ्यूचर मोबिलाइजेशन के लिए जो 20th सेंचुरी में हम लोगों को देखने को मिली, उनका जो बेसिक ग्राउंड है वो यहीं से तैयार होना शुरू हो चुका था। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो किस तरह से जो है वो फ्यूचर में आप प्रजामंडल के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, लोगों की अवेकनिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। क्रिटिसिज्म की अगर हम लोग बात करें तो क्रिटिसिज्म है बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी, लोकलाइज्ड थी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, उसके साथ साथ किसी तरह का कोई नेशनलिस्टिक एलिमेंट जो है एसोसिएटेड नहीं था, और काफ़ी हद तक जो मूवमेंट्स हुआ करती थी वो राजा के खिलाफ कब, और राजा के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ ज़्यादा हुआ करती थी। क्लियर। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग मंडी की बात करेंगे तो मंडी में स्पेसिफिक समय में जो राजा हुआ करते थे, अंग्रेजों ने डेविड क्लार्क जो है वो उसको सुपरिटेंडेंट एंड एडवाइजर अपॉइंट कर दिया था, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है हम लोगों को और ज्यादा इंक्रीज होती हुई देखने को मिली। क्लियर। तो जब हम लोग लिमिटेशंस की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। अब हम लोग जब कंक्लूजन की बात करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने दोनों की दोनों साइड्स दिखी हैं, तो देख लीजिए, द मंडी एंड कुनिहार प्रोटेस्ट वर स्मॉल इन स्केल, ठीक है, मानते हम लोग, बट कैरीड ग्रेट सिग्निफिकेंस। They exposed the weakness of feudal authority and allowed peasants to resist injustice. These struggles later inspired broader movements that guided Himachal toward democracy. यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो फ्यूचर मूवमेंट्स का, चाहे मंडी के अंदर लिख लिए या कुनिहार के अंदर लिखिए या ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के अंदर लिखिए। क्लियर। तो इस तरह से जो आप इस आंसर को डिजाइन कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बोलते तो हैं हम लोग सब लोग कि जी मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आंसर हमारे अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है तो वो है। और दूसरी बात क्या है कि आप इस आंसर को अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, ब्रॉड कर सकते हो, नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। बस ये है कि जो क्वेश्चन को डाइसेक्ट हम लोगों ने शुरुआती दौर में किया कि क्रिटिकल नोड में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनका हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात। अगेन जैसे मैंने बताया, ये पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर ली जाएगी, तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अलग अलग जरिए बता दिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, या टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। थ्रो लाइट ऑन ग्रोथ एंड इंपैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, बहुत बार हम लोग ये कहते हैं कि जब आप हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके लिए आप लोगों को भारत का इतिहास जो है वो जानना आवश्यक है। तो हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल सत्याग्रह देख रहे हैं। अब देखिए, ये दो क्वेश्चन बने हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर दो तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, या तो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नड एरिया थे, या तो प्रिंसली स्टेट्स के जरिए अंग्रेज कंट्रोल किया करते थे। पहला सवाल जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर था, और ये वाला जो सवाल है ये डायरेक्टली गवर्नड एरियाज में है, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स के भी कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, और बाद में जो प्रजामंडल के लीडर्स बने वो बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो इसी नेशनलिस्टिक मूवमेंट जो कि उन क्षेत्रों के अंदर चल रही थी जहां पे अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा था, वो उन्हीं से ही प्रभावित थे। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हम लोग ये कहें जी प्रिंसली स्टेट्स की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन वो उनके अपने क्षेत्रों में कम और उन क्षेत्रों में ज्यादा थी जहां पे अंग्रेज डायरेक्टली रूल किया करते थे, जैसे शिमला हो गया, या फिर जो बाकी नीचे वो एरियाज हो गए जो कि बाद में पंजाब से जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बने। क्लियर। अच्छा, दो चीजें आ गई, अब ग्रोथ एंड इंपैक्ट आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह पे आ चुका है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्विट इंडिया मूवमेंट पे आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आजाद हिंद फौज के ऊपर आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर आए। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो दो बहुत ज्यादा या तीन बहुत ज्यादा विजिबली इम्प्लीमेंटेड मूवमेंट्स थी, उनमें से दो मूवमेंट्स तो यही थी, और एक जो थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जगह की यहाँ से, क्योंकि पहले से ही, आज तो है ही, आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फौज में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ये पहले से ही है, ये हम लोगों का इतिहास ही रहा है कि हम लोग हमेशा ही जो है वो फौज का जो है वो हिस्सा रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी आर्मी थी, और वही अंग्रेजी आर्मी के लोग बाद में आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बने, फिर बाद में भारतीय सेना जो है या जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है वो उनका हिस्सा बने। क्लियर। तो हमारा इतिहास जो है वो इसी तरह का है।
तो उस स्पेसिफिक समय में आज़ाद हिंद फौज में भी आप लोगों को बहुत सारे जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन हिमाचल प्रदेश से देखने को मिलती है। तो अगर कल को इस तरह का सवाल पूछे तो वहाँ पे भी आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। चलिए वापिस आते हैं। तो देखिए ये वाला देखो, हिस्ट्री में आप समझिए, हिस्ट्री में थ्रो लाइट, क्रिटिकल नोट, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमने एंशिएंट मेडिवल कल्चर के बारे में डिस्कस किया था, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं वो थ्रो लाइट के पूछे गए हैं। क्योंकि थ्रो लाइट का मतलब क्या है कि आपने जनरल आइडिया दे देना, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा कवरेज करनी पड़ती है कि हर चीज एग्जाम्पल्स है ना, कि क्या क्या चीजें मौजूद है। गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोशनी, प्रकाश, अगर हम लोग हिंदी में इसको जो है वो ट्रांसलेट करें तो इस तरह से जो हम लोग उसको समझ सकते हैं। अच्छा, दो चीजें यहाँ पे, ग्रोथ एंड इम्पैक्ट। अब देखो जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब है कि जी एक स्पेसिफिक जगह पे थी, फिर धीरे धीरे जो वो और जगहों पे स्प्रेड होनी शुरू हो गई। क्लियर। इम्पैक्ट का मतलब है कि लोगों के ऊपर या इन जनरल हिमाचल प्रदेश के ऊपर या ब्रॉडली हिंदुस्तान के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर। वो उन लोगों के ऊपर इंडिविजुअली हो सकता है, वो राजाओं के ऊपर हो सकता है, वो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के लिए हो सकता है, वो ओवरऑल हमारे देश के लिए हो सकता है। क्लियर। तो आपकी जो असेसमेंट है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकता है। मेनली इनका जो ज्यादातर इंपैक्ट है वो आप लोग पॉलिटिकल इंपैक्ट देखोगे। क्लियर। चलिए उसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं इनको एड्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से करें। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी आंदोलन की बात करते हैं तो उस आंदोलन में जो लीडर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा महत्वता होती है, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब ये सवाल क्योंकि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है, तो यहां पे देखो आपको होपफुली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह पढ़ते हैं सब लोग हिस्ट्री के अंदर, आपको लीडर्स भी पता होते हैं इनके, लेकिन वो सारे नेशनल लीडर्स हैं। क्या आपको हिमाचल के लीडर्स के बारे में पता है? तो आपको यहाँ पे हिमाचल के जो लीडर्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा और स्पेसिफिक, थोड़ा बेटर, थोड़ा और ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या कॉजेज थे, सक्सेस था, फेलियर था, वो असेसमेंट जो है वो आई थिंक उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन हमें हिमाचल के कंटेक्स्ट में चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा। तो थ्रो लाइट का मतलब आ गया कि आपने मेजर एस्पेक्ट जो है उनको हाईलाइट करना है। क्लियर। इसके साथ साथ स्कोप, जैसे ग्रोथ है कौन कौन किन किन जगहों पे, जैसे अगर मैं हिमाचल की बात करूंगा तो शिमला में भी हमें देखने को मिलेगा, ये सिरमौर के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों को जो कांगड़ा के हिली एरियाज थे वहां पे भी स्प्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा समझिए। इसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। तो आप लोग समझिए कि यहाँ पे जो है वो आपको जो जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ कहाँ तक इसका स्प्रेड हुआ, नैरो था, ब्रॉड था, समय के साथ साथ कैसे बढ़ा, समय के साथ साथ कैसे कम हुआ, आप इसके जरिए जो है इसको असेस कर सकते हो। इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इम्पैक्ट को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। दूसरा हिस्सा कि किस तरह से जो है वो प्रजामंडल्स के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो प्रजामंडल के लीडर्स थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से के बाद जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ उसके काफी लोग जो है वो बाद में उन्होंने प्रजामंडल्स को आगे बढ़ाया। पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, इन्हीं मूवमेंट्स के जरिए हम लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि अंग्रेज हमारे अधिकारों का किस तरह से जो है वो हनन कर रहे हैं और किस तरह से हमारे अधिकार जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नई लीडरशिप जो है हम लोगों को यहाँ पे मिली, ब्रिटिश रिप्रेशन के बारे में जो हम लोगों को पता लगना शुरू हुआ। और उसके साथ साथ जब एंड आएगा हमारा तो जैसे मैंने बताया कि कंक्लूजन हम लेगेसी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें और हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो आप लोगों को एक चीज समझने की जो वो यहाँ पे आवश्यकता है कि बेसिकली क्या है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनके बीच में, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक बहुत लार्ज स्केल पे चल रही मूवमेंट थी, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट और इसके बीच में ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि लोगों को मोटिवेट भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा गैप अगर मूवमेंट्स के बीच में पड़ जाए तो उनको जीवित रखना, लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं इसने जो है वो एक कनेक्टर का भी रोल किया और क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जो वो उसने एक प्लेटफॉर्म का भी रोल पर जो है वो प्ले किया। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस जो है वो आप लोग इस तरह से जो है वो रख सकते हो। और अल्टीमेटली यही जो है उसके बाद जो पॉलिटिकल अवेकनिंग थी, प्रजामंडल्स का बनना था, यही रीजन था जिसके कारण हिमाचल प्रदेश एक सेपरेट जो है वो एंटिटी बना और उसके साथ साथ जो वो आजाद भारत का हिस्सा बना। और हम सब लोग जो वो या हम सब लोगों को जो है जो स्पेसिफिक समय पे भारतीय संविधान के राइट्स हैं वो मिले। क्लियर होगी बात यहाँ? चलिए अब देखिए क्या क्या अवॉइड करना है आपने। सारे नेशनल लेवल के इवेंट्स को नरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। गांधी इरविन इम्पैक्ट, दांडी मार्च, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा वो लेने का आवश्यकता नहीं है, बस इसको मेंशन किया जा सकता है। डोंट एग्जेजरेट पार्टिसिपेशन। ठीक है।
यहाँ ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो आप नमक बनाने का जो है वो बात करना शुरू कर दो। डोंट एग्जेजरेट या डोंट जनरलाइज इम्पैक्ट। क्लियर। आप लोगों को जो वो हमेशा जो लोकल सोसाइटी लीडरशिप इंस्टीट्यूशन जो है उनकी इन्फ्लुएंस के ऊपर जो वो ज़्यादा काम करना है, रेदर देन आप नॉर्मली जो आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आंसर लिखोगे उस तरह से जो आप अपना आंसर लिखिए। डोंट मिक्स अप लीडर्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास सोर्स नहीं है कोई और आप अपनी मर्जी से जो आपको मन कर रहा है आप उनके लीडर्स के जो वो नाम लिख रहे हैं। जैसे बलोखरा के अंदर जो वो कुछ लीडर्स का जिक्र किया गया है, आप लोग वहां से उस नाम को पिक कर सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे भी वो डाले हुए हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए अब देखिए, जो मैंने बताया था कि बिल्कुल इजी जो इंट्रोडक्शन है, बिल्डअप कैसे होगा। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह है कैरीड गांधीयन नेशनलिज्म इनटू हिमाचल। गांधी लेड मूवमेंट्स थी। दे इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड स्ट्रेंथन्ड फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो छोटी सी इंट्रोडक्शन आ गई, इससे बड़ी इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है अगर 8 नंबर का सवाल रहता है। अब देखिए हमेशा क्या रहता है कि हम लोग एब्रप्टली, जैसे पिछले वाला जो हमारा आंसर था वो एब्रप्टली मूव हुआ था, इंट्रोडक्शन से बॉडी में एब्रप्टली मूव हुआ। हालांकि जीएस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता नहीं है। एसेज में जब हम लोग करते हैं तो एसे में अगर हम लोग एब्रप्टली मूव करें क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स में लिखना होता है तो वहां पे जो है वो थोड़ा एग्जामिनर को समझने में परेशानी आ जाती है। लेकिन हमेशा हम लोगों को जो ट्रांजिशनल लाइंस हैं इनकी बड़ी ज्यादा महत्वता होती है। जैसे हम यहाँ पे है, नाउ लेट अस लुक एट हाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह अनफोल्डेड इन हिमाचल प्रदेश एंड हाउ दे शेप्ड द रीजनल पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का जो वो एक बिल्डअप कर दिया, एक ट्रांजिशनल लाइन जो वो यहाँ पे ऐड कर दी और उसके बाद मेरा ये आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हो ए और बी करके, जैसे आप लोग उसमें कंफर्टेबल हो। क्लियर। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ग्रोथ एंड एक्टिविटीज देखेंगे, फिर हम लोग जो है वो उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो अगर हम लोग ग्रोथ एंड एक्टिविटीज की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि आपको शिमला में जैसे जो हमारा तिरंगा था उसको जाखू टेम्पल पे जो है वो अनफर्ल किया गया था। किसने किया था? श्यामलाल खन्ना, दीनानाथ आंधी। इसके साथ साथ जो है वो गेंदामल और द्वारका प्रसाद जो थे, और जो शिमला की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने गंज बाजार के अंदर जो वो मास प्रोसेशन जो है उसको भी लीड किया था, ऑर्गेनाइज किया था। कांग्रेस सेवा आश्रम जो है वो हम लोगों को 3 सेवा आश्रम जो हैं वो शिमला के अंदर जो है वो बिल्ड होते हुए देखने को मिले। और इन सेवा आश्रम का मेन ऑब्जेक्टिव था जितने भी सत्याग्रही थे उनको शरण देना, चाहे वो सत्याग्रही डायरेक्टली उन क्षेत्रों से थे जहां पे अंग्रेजों के द्वारा हुकूमत की जा रही थी या वो उन एरिया से थे जहां से प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। रूरल मोबिलाइजेशन इन कांगड़ा, कांगड़ा के भी लीडर्स हैं, मित्र सेन आगे, कांशीराम जी आगे, सेनावीर, मास्टर चिटकू, ये सारे के सारे जो है दे वर स्प्रेडिंग द आइडियाज ऑफ गांधी थ्रू देयर स्पीचेस। क्लियर। एंड मास प्रोसेशंस। उसके साथ साथ बाकी कौन से एरियाज आ गए? सिरमौर आ गया, बिलासपुर में दौलत राम सांखिया, चौधरी शेर जंग सिरमौर के। तो ये सारे के सारे जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोगों को पार्टिसिपेट होते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि चौधरी शेर जंग की जब हम लोग बात करते हैं 1928 में, ये रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा थे। अगर हम लोग इनके इम्पैक्ट की बात करेंगे तो किस तरह से नेशनल कॉन्शियसनेस इन हिमाचल, हिमाचल की नो डाउट इससे पहले जो मूवमेंट हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिमाचल प्रदेश में, उसके भी थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिले थे। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तब भी हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर जब उसकी एग्जिस्टेंस है उसकी प्रेजेंस देखते हैं। लेकिन जो प्रॉपर एक मूवमेंट थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो लीड की जा रही थी वो हिमाचल प्रदेश के अंदर यही पहले वाली थी। क्लियर। इसके साथ साथ लोगों को ये पता लगना शुरू हो गया था, सारे लोगों को हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स के हैं, कि किस तरह से जो वो एंटी कॉलोनियल जो पॉलिसीज हैं वो लोगों को सप्रेस कर रही है। इंपॉर्टेंट लीडर्स जो वो इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए। क्लियर। उसके जैसे बाबा कांशीराम जी की बात करें, गेंदामल की बात करें। क्लियर। बाद में जो वो आगे जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट्स हुई उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाद में जो वो प्रजामंडल के साथ भी आप इनको लिंक कर सकते हो, यही लीडरशिप हमें वहाँ पे कन्वर्ज होती हुई देखने को मिलेगी। सिमिलरली इंडिविजुअल सत्याग्रह की जब हम लोग बात करेंगे तो इंडिविजुअल सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। शिमला में कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे? सालीग्राम, श्यामलाल खन्ना। कांगड़ा के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेशन थी? लाला मंगतराम, ईश्वरदास, शंकर, ये सारे के सारे लोग जो थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्लियर। नेचर ऑफ प्रोटेस्ट कैसा था तो हमें पता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो उस लेवल पे वैसा मूवमेंट नहीं थी जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट या उससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, तो काफी हद तक जो भी सिंबॉलिक थी। और यहाँ पे बड़े ही इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो हम लोगों को जो मूवमेंट्स है वो चलती हुई देखने को मिला करती थी। क्लियर होगी बात यहाँ पे। इसके साथ साथ जो वो इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन ये ट्रांजिशन था फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसने एक बफर का भी, एक ट्रांजिशन का भी काम किया। और क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए इसने एक प्लेटफॉर्म का भी काम किया। उसके साथ साथ जो है वो प्रजामंडल जो थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स में रिलेटिवली शांति थी। हालांकि पीजेंट मूवमेंट्स वहाँ पे हो रहे थे,
लेकिन जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे प्रजामंडल्स के द्वारा जो एजिटेशन किए जा रहे थे प्रिंसली स्टेट्स में वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। तो इसका जो इम्पैक्ट अल्टीमेटली आगे पड़ा, तो इसने जो लीडरशिप थी उसको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से आप ऑपरेशन या रिप्रेशन के खिलाफ जो है वो आवाज उठा सकते हो, और इसके बाद जो है आप लोग क्या करोगे, इसको कंक्लूड कर दोगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन डंडरा इंसिडेंट ऑफ बिलासपुर। 2023 का सवाल है, और जब ये सवाल आया था, हालांकि बलोखरा में जिक्र है इसका जरूर, लेकिन उतना ज्यादा जो है वो उसको नहीं पढ़ा जाता है। वहां पे इसको जो है वो बहादुरपुर स्ट्रगल के नाम से, बहादुरपुर एक परगना हुआ करता था, क्लियर, बिलासपुर में, तो बहादुरपुर स्ट्रगल के रूप में जो उसको जाना जाता है। तो 2023 में सवाल आया। अब देखिए यहाँ पे फिर राइट ए क्रिटिकल नोट आ गया। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ जस्ट लिस्टिंग द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग डांडरा या ड्यूरिंग डंडरा इंसिडेंट, हम लोगों को जो है वो इसके क्या कॉजेज थे, क्लियर, क्या कॉजेज थे, क्या फ्लो था, कौन से लीडर्स थे, और उसके साथ साथ क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी, क्या इसकी लिमिटेशन थी, उसको भी हम लोगों को जो है हमारे आंसर के अंदर करना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने 19th सेंचुरी में, ऐसा नहीं है कि आप डंडरा की जगह जो है वो जुग्गा के बारे में जो आंसर लिख दो, जो कि कुछ लोगों ने गलती की भी थी। क्लियर, तो ये आप लोगों ने जो वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ जो वो बेसिक प्रीमाइस सीधी सीधी यही है कि जब बिलासपुर के राजा की मृत्यु हो गई थी, उनके जो बेटे थे उनकी उम्र कम थी, तो यही कारण था जो मेन पावर हुआ करती थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हुआ करती थी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो उनमें चंदूलाल जो है वो एक बहुत फेमस थे, जिनके द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए थे ऑफिशियल्स के द्वारा जो जिससे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और यही कारण था उनके द्वारा जो है वो एजिटेशन किया गया। और क्या कॉजेज थे, ठीक है, वही सेम मोर और लेस जो है, जैसे मैंने बताया कि बिजाई सेन की मृत्यु के बाद जो वो किस तरह की सिचुएशन हुई थी, ठीक है, टैक्सेशन इंक्रीज हो गई थी, फिशिंग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़नी शुरू हो गई थी, फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना जो है वो शुरू कर दिया था, लोगों की डिमांड माननी शुरू कर दी थी, जैसे वो राजा से मिलना चाहते थे, लेकिन चंदूलाल जो है उन्होंने उनसे राजा से जो है वो मिलने नहीं दिया। हालांकि राजा जो है वो कम था, जैसे अनंत चंद की अगर आप पुस्तक पढ़ोगे तो वो इस स्पेसिफिक समय पे जो भी हुआ, क्योंकि वो 1933 में जो है वो पूरी पावर उनके पास आई थी, तो ये जो 2-3 साल तक ये चलता रहा पूरा आंदोलन, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या ब्रिटिश पॉलिसीज उनको भी जो है वो दोष ठहराते हैं या उनको भी दोषी ठहराते हैं। क्लियर, उसके साथ साथ देखिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। लोगों ने, जो नॉर्मली हुआ करता था, लोग इनिशियल डिफाइन शो किया करते थे, लोग क्या करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाया करते थे, जंगलों में रहना शुरू कर देते थे। हिमाचल में पीजेंट मूवमेंट्स में यही हुआ, टैक्स देना बंद कर देते थे। उसके साथ साथ जैसे होता था कि अगर राजा के ऑफिशियल्स आ रहे हैं तो उन ऑफिशियल्स को मेन जो सप्लाई वुड है या जो भी फायर वुड की आवश्यकता थी वो लोगों के द्वारा दी जाती थी, जिस गांव में रहा करते थे लोगों ने वो देने से मना कर दिया। तो इस तरह से लोगों ने जो है वो डिफाइंस करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो है वो लोगों ने जो लैंड सर्वेस थे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे बहादुरपुर में ये शुरू हुआ, और बहादुरपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे भी ये स्प्रेड होता हुआ हमें देखने को मिला। उसके बाद जो ब्रिटिश हैं उनकी इंटरवेंशन आई, जहां पे जेम्स फिट्स पैट्रिक जो कि वहां के रेजिडेंट थे, उसके द्वारा जो है वो चंदूलाल जी जो कि काउंसिल हेड हुआ करते थे उनको रिमूव कर दिया गया, और मियां मान सिंह जो है उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। और फिर यही मान सिंह है जिन्होंने पंजाब से जो है वो पुलिस को बुलाया, जिन्होंने डंडा का यूज किया, और यही कारण है इसको जो है वो डंडरा मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अरेस्ट हुए, फ्लैग मार्च हुआ, लोगों को जो है वो 19 लीडर्स जो है उनको सेंटेंस या उनको जेल के अंदर डाल दिया गया 2 से लेकर 7 साल के बीच में। तो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहा, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, मोरलेस सेम ही है जो स्टार्टिंग में हमने देखी, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। क्लियर, कंक्लूजन जो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए जो है वो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे देगा डंडरा से रिलेटेड, इसलिए जो वो इसको ऐड कर दिया गया है। क्लियर, तो ये जो है वो आपका तीसरा सवाल रहेगा जो कि 2023 में पूछा गया। 2024-23 के दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। डिस्कस क्रिटिकली द रिलेशंस बिटवीन सिरमौर एंड द मुगल्स। अब यहां पे जो वो थोड़ा सा हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम लोग डिस्कस की बात करते हैं तो डिस्कस, हमें पता है डिस्कस का कवरेज होता है ब्रॉड, है ना। नॉर्मली बोलते हैं, जैसे मैंने बताया भी था शायद आपको अंतिम वीडियो में, कि डिस्कस में पॉजिटिव नेगेटिव, एक डिस्कस का हिस्सा होता है कि हम लोग बोलते हैं जी पॉजिटिव नेगेटिव कवर कर दो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कशन में तब कवर होते हैं जब आपका क्वेश्चन जो है वो वैल्यू ओरिएंटेड होता है, यानी कि दोनों साइड वहां पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर, अब अगर मान लीजिए मेरे को बोलेगा कोई डिस्कस दी रिलेशंस बिटवीन सिरमौर एंड मुगल्स, तो अब मेरा डिस्कशन का मतलब होगा कि मैं सारे डायमेंशन जो है वो उनको ओपन करूं। सारे डायमेंशंस का मतलब क्या है, पहला
जो मुगल्स हैं उनके कौन कौन से राजा रहे जिनका सिरमौर के राजाओं के साथ संबंध रहा। तो मैं कोशिश करूंगा हर एक राजा के साथ मैपिंग करने की, उसके साथ साथ किस किस तरह का संबंध रहा, पॉलिटिकल रहा, सोशल रहा, इकोनॉमिक रहा, किस तरह का जो है वो रिलेशन रहा। तो डिस्कशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। अब यहां पे डिस्कस क्रिटिकली आ गया, तो डिस्कस क्रिटिकली का सीधा सीधा जो है वो मतलब क्या है कि अब हम लोग इन रिलेशंस की दोनों साइड्स को हाईलाइट करेंगे। दोनों साइड्स का मतलब क्या है, रिलेशन में एक साइड जो है वो आपकी फ्रेंडली साइड होती है, दूसरी जो है वो साइड ऑफ एनिमोसिटी होती है, क्लियर, या एक एनिमी साइड होती है जहां पे दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं होता है। इन जनरल अगर हम लोग सिरमौर के साथ चीजों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो सिरमौर के साथ मुगल्स के रिलेशन, कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल मुगल्स के जो रिलेशंस हैं सिरमौर के राजाओं के साथ वो पॉजिटिव रहे हैं, वो अच्छे रहे हैं। तो उसी के ऊपर जो हम लोगों को मतलब ब्रॉड एंगल कवर करने के साथ साथ, सारे राजाओं को कवर करने के साथ साथ, हम लोगों को इन रिलेशंस की जो दोनों साइड्स हैं उनको भी अपने आंसर के अंदर जो है वो क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ना कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है, तो जितने एग्जाम्पल्स आपको आएंगे ये आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। लेकिन अगेन हम लोगों को अपने आंसर की एक सीमा भी ढूंढनी है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर हमने आंसर लिखना है, तो यही कारण है इसकी सीमा ढूंढना जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या क्या आपने करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, आपको क्या लगता है, देन कंक्लूजन विद लेगेसी, क्या उसका इंपैक्ट आज हम लोग देख सकते हैं। थिंग्स टू अवॉइड, सिर्फ आपने हिस्ट्री जो है वो नहीं रखनी है, रिलेशनशिप के ऊपर जो आपने फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि सिरमौर के बारे में अलग लिख दिया, मुगलों के बारे में अलग लिख दिया, उन राजाओं के क्या क्या किया उसका हमें कोई लेना देना नहीं। अब दोनों के राजाओं की या उन्हीं राजाओं का जिक्र करना है जिनके बीच में हमें रिलेशन देखने को मिलते हैं। आपका जो आंसर है वो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जाना चाहिए। चाहे ठीक है दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन सिरमौर को, मुगलों को ट्रिब्यूट पेश करना पड़ता था, तो वो उनके एक रिलेशंस की एक ऐसी साइड थी जो मुगलों की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी, और जो सिरमौर के राजा हुआ करते थे उनके लिए वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था। एग्जाम्पल्स ऑफ रूलर, धर्म प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, सुभाग प्रकाश, तो जब हम लोग राजाओं का नाम लिखेंगे उसके साथ साथ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उनके साथ रिलेशंस को जो है वो मेंशन करेंगे। क्या उसका लॉन्ग टर्म आउटकम रहा, क्लियर। कंक्लूजन जो है उसमें आपको सब कुछ लिखना है, कंक्लूजन में ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नेगेटिव साइड ही लिख दी कि जी बहुत ही बुरा हुआ, ठीक है, दोनों साइड लिखिए। चाहे ठीक है अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का रूल हमारे लिए कोई बहुत पॉजिटिव नहीं था, लेकिन चाहे आप लोग उसका, जैसे अगर आप लोग सिरमौर में जाओगे तो काफ़ी आपको आर्किटेक्चर ऐसा देखने को मिलेगा जो मुगलों से प्रभावित है, ठीक है। तो चाहे आप कुछ ऐसी कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो मुगल्स के द्वारा जो कल्चर लेके आया गया था वो उस कल्चर को आज भी फॉलो करते हैं। तो हम लोगों को दोनों साइड जो है वो कल्चरल इम्पैक्ट जो है उसके साथ हम लोग इसको दूसरे वाला पहलू भी देख सकते हैं, यानी कि हमने सिर्फ ब्रिटिश का या मुगल जो है उनका एक साइड ही नहीं डाल रहा है हमने, हम लोग इनको दूसरा जो जैसे कल्चर के ऊपर जो है जो इम्पैक्ट है जो आज भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग अपने कंक्लूजन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए अब हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन रहा, इंट्रोडक्शन में हमने एक ब्रॉडली दे दिया कि क्या क्या जो है वो दोनों के बीच में किन किन एंगल्स के ऊपर जो है वो रिलेशंस रहे। पॉजिटिव डायमेंशंस क्या है, तो हम सारे राजाओं को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जैसे धर्म प्रकाश, बुद्धि प्रकाश की अगर हम बात करें तो अकबर और जहांगीर के साथ रिलेशन जो है जहाँ पे लॉयल रहे ये। पॉलिटिकल रिवार्ड्स की अगर हम बात करें तो शाहजहां के टाइम पे जो सुभाष प्रकाश था उसने श्रीनगर को एक्वायर करने में मुगलों की मदद की थी, जिसके बाद जो कोटाहा वाला एरिया था वो इनको मिला था। डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा सुभाग प्रकाश जो है और जो जहानारा बेगम थी के बीच के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, और उसके साथ साथ मुगलों को जो इन्फ्लुएंस है वो हम लोगों को जो उनके कोर्ट हुआ करते थे, उनके जो महल बना करते थे वहाँ पे भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी मुगलों के जरिए हुए, जो वोकेबलरी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, टैक्स कलेक्शंस है, वहाँ पे जुडिशियल प्रोसेसेस हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ये सारे का सारा जो है वो मुगलों से ही प्रभावित था, ठीक है। तो ये वो वाले रिलेशंस आगे जिन्होंने जो है वो रिलेशंस के ऊपर एक पॉजिटिव साइड डाला, एक इम्पैक्ट डाला, लेकिन नेगेटिव डायमेंशंस भी हैं, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक स्ट्रेस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रिलीजियस एंड कल्चरल टेंशन, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे जो रिलेशंस है उनके खराब हुए थे। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिकली में बेसिकली ये क्या किया गया, ये ओपिनियन दिया गया और दिस इज दी कंक्लूजन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने देखा तो यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल मुगल्स और सिरमौर का जो रिलेशन है उसके ऊपर हमारा क्या ओपिनियन है, जो क्रिटिकली का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और ओवरऑल कंक्लूजन में हम लोगों ने इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उसके साथ इसको एंड किया। तो इस तरह से जो वो इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते थे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। थ्रो लाइट ऑन इमरजेंस ऑफ कुल्लू स्टेट एंड हाईलाइट द रियन ऑफ राजा जगत सिंह। तो देखिए सीधा सवाल है,
दो हिस्से हैं, आपका काम क्या है, दोनों हिस्सों को बैलेंस करना। गलती क्या करते हैं, गलती इमरजेंस ऑफ कुल्लू, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना आंसर विहंग मणिपाल तक ही सीमित रखते हैं। बहुत सारे लोगों का जो आंसर रहता है वो विहंग मणिपाल तक ही रहता है, क्लियर। लेकिन आप ऐसा समझिए, जब भी हम लोग इमरजेंस की बात करते हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जब आप लोग मुगलों के इमरजेंस की बात करेंगे तो मुगलों की जो इमरजेंस है वो औरंगजेब तक होती रही, ठीक है। जहाँ पे बाबर के जरिए जो वो अराइवल हुआ, अकबर के जरिए जो वो एक्सपेंशन हुआ, जहांगीर के जरिए और एक्सपेंशन हुआ, और स्पेसिफिकली औरंगजेब जो है वो सदर्न स्टेट्स में जाके उसने पेनिट्रेट किया। तो सीधा सीधा जो है वो हम लोग जब इमरजेंस की बात करेंगे तो तब हम सिर्फ इमरजेंस में बाबर को नहीं यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग विहंग मणिपाल को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सिंह डायनेस्टी का रूल रहा, जैसे स्पेसिफिकली जगत सिंह है, मान सिंह का ना, मान सिंह के समय पे कुल्लू रियासत जो है वो टॉप पे पहुंची हुई थी, उससे ज्यादा एरिया जो वो कभी भी कुल्लू के राजाओं के पास या कुल्लू रियासत के अधीन नहीं रहा। तो हम लोगों को इमरजेंस में उनका भी जिक्र करना है, क्लियर। और दूसरा आ गया राजा जगत सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो जब हम लोग किसी के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता है। जगत सिंह वही है जो आज आप लोग कुल्लू का दशहरा देखते हैं, वो इन्हीं के ही रेन से, इन्हीं के साथ एक कहानी एसोसिएटेड है, जो आप लोग है ना फैक्चुअली प्रीलिम्स के लिए पढ़ते भी हो, वहां से हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए कहानी क्या रहेगी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग क्या करें, जगत सिंह के सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेंशन की बात करें कि कौन सा एरिया उसने जीत लिया, क्लियर। हम लोगों को अगर इसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया हुआ है तो उसके, जैसे अभी साली बर्मन के ऊपर आएंगे तो वहां पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सीधी सी बात क्या है कि जब आप किसी के रीन की बात करेंगे तो उसका एक ही हिस्सा नहीं हो सकता, सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेंशन ही नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल डोमिनेशन ही नहीं हो सकता है, उसके रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं, क्लियर। उसकी नेगेटिव पॉलिसीज भी हो सकती हैं, उसका एरिया जो है वो उसमें रिडक्शन भी हो सकती है। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो कि हम लोगों ने कवर करने होते हैं। तो देखिए जैसे इमरजेंस की अगर हम बात करें, अगर हम लोग इमरजेंस की यहाँ पे बात करें तो इमरजेंस में देखिए फाउंडेशन बाय बिहंग मणिपाल, कंसोलिडेशन ऑफ पावर पचपाल के टाइम पे, कोठी बरसाई एरिया, कैपिटल शिफ्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट विद चंबा जहाँ पे मीरू जो है वो कुल्लू जो है वो मीरू वर्मन के द्वारा जो है वो उसको कैप्चर कर लिया गया था। उसके साथ साथ जो वो राइज ऑफ सिंह डायनेस्टी जहाँ पे इनकी जो वो हमें एक्सपेंशन होती हुई देखने को मिली, ठीक है, जो टॉप पे था, जैसे मान सिंह जो वो लास्ट में यहाँ पे आ सकता है। अगर हम लोग जगत सिंह की बात करेंगे, एक्सपेंशन है, कौन कौन से एरियाज उन्होंने जो वो कैप्चर किए, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि कल्चरल एस्पेक्ट्स आ गया, कैपिटल शिफ्ट आ गया, मुगलों के द्वारा, जैसे आपको याद होगा औरंगजेब के द्वारा जब इसको जमींदार ऑफ कुल्लू जो है वो कहा गया, क्लियर। लेगेसी आज भी हम लोग जो इनको याद करते हैं, अगेन इसको ऊपर वाले डायरेक्शन जो है वो वहाँ पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोगों को हमारे आंसर के अंदर कवर करने हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे सब लोगों को, डन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है, एग्जामिन क्रिटिकली दी मुगल्स एंड हिल स्टेट्स, एग्जामिन मुगल्स एंड examine critically the Mughals and hill states relation between the period 1605 to 1658। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो वो मेंशन है, लाइन ऑफ थॉट वही रहेगा जो अभी हम लोगों ने सिरमौर और मुगल्स के बीच में किया। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक चीज देखने की आवश्यकता है, यहाँ पे ओवरऑल हिल स्टेट्स का जिक्र कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि अब हमारा आंसर जो है वो नैरो नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे ब्रॉड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे चंबा भी आएगा, यहाँ पे नूरपुर भी आएगा, यहाँ पे जसवान भी आएगा, यहाँ पे गुलेर भी आएगा, यहाँ पे जो है वो कांगड़ा भी आएगा, क्लियर। तो आप लोगों के में मल्टीपल प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। अभी हमने देखा सिरमौर भी आएगा, क्लियर। और 1605 से 1658 के बीच का टाइम पीरियड है। तो मेनली कौन रहेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो आप लोग जहांगीर और शाहजहां, उन दोनों का जो रूल है, उनका जो रिलेशन है उसको हम लोगों ने क्या करना है, एसेस करना है। तो यहाँ पे मेनली बात क्या है कि आपका औरंगजेब और अकबर के ऊपर जो है वो आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपका जो ध्यान है वो जहांगीर और शाहजहां के ऊपर रहना चाहिए। तो ये जो टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इसी तरह का क्वेश्चन एक और है, वो ब्रॉड है थोड़ा सा, लेकिन ये दो ही राजाओं से जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे रहना चाहिए। क्रिटिकली को हम लोग कैसे एड्रेस करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए जहाँ पे अगर मान लो एग्जामिन आता है तो एग्जामिन जो है वो थोड़ी और ज्यादा डिटेलिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर, और ज्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता होती है। एग्जामिन में जो है वो हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्मेट को पिक करके उसके ऊपर जो है वो अपना डिटेल्ड ओपिनियन जो है या डिटेल्ड एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर इन्फ्यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे क्रिटिकल नोट आएगा तो वहां पे डिटेलिंग को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। वहां पे हमारा जो विड्थ है, कवरेज है, उसके ऊपर जो हम लोगों ने अपना ध्यान देना होता है। ध्यान। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, जहांगीर के टाइम पीरियड पे कैसा रहा, तो अलग अलग है। यहाँ पे जनार्दन भी आ गया, चंबा के राजा का भी जिक्र हो गया, यहाँ पे जो है वो
कांगड़ा के राजा का भी जो है वो यहाँ पे जिक्र हुआ, क्लियर। यहाँ पे नूरपुर का भी जिक्र हुआ, सिमिलरली शाहजहां के टाइम पे भी हम लोग इन तीनों का जिक्र होता हुआ देखेंगे, क्लियर। उसके साथ साथ क्या जो है वो हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिले, क्या स्ट्रेंथ रही इन रिलेशंस की, क्या वीकनेस रही इन रिलेशंस की, और एंड में जो है वो किस तरह से जो है हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे कि मुगल अथॉरिटी जो है वो किस तरह से जो है वो यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रांगली देखने को मिलेगी, और उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हम लोगों को पॉलिटिक्स एंड कल्चर के ऊपर देखने को मिलेगा, विदाउट फुली इंटीग्रेटिंग द रेजिलियंट हिली स्टेट्स। जैसे यहाँ इनके द्वारा स्पेसिफिकली जब औरंगजेब आएगा तो उसने कोशिश तो बहुत की थी कि आपका जो कल्चर है उसको डैमेज कर दिया जाए, मंदिरों को तोड़ दिया जाए, लेकिन हमारे जो राजा है इवन दो मुगल्स की सॉवरेनिटी के अंदर आया करते थे, लेकिन उन्होंने जो है उसके डायरेक्शन को मानने से मना कर दिया, और यही कारण था कि हमारा जो कल्चर है वो आज भी हम लोगों को प्रिजर्व होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वीकनेस, वो अगेन लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसी के ही तरह काफी हद तक डिजाइन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। थ्रो लाइट ऑन इवोल्यूशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देखो यही गलती है इवोल्यूशन की, जब हम लोग बात करेंगे तो इवोल्यूशन आप ऐसा मानिए कि इवोल्यूशन का मतलब है जहां पे आपको कोई चीज स्टेजेस में ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। अगर मैं पेंटिंग की बात करूंगा तो पेंटिंग, जैसे मैं बशौली की बात करता हूं तो जैसे संग्राम पाल के समय पे शुरू हुई, लेकिन कृपाल पाल जो है वो उनके टाइम पे ही हमें पीक होती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक जो है वो हमारे जो लिटरेचर हुआ करता था, क्लियर, बिल्कुल बेसिक जो थीम्स थी वैष्णविज्म की, वहां से जब इसकी शुरुआत होगी। जब आप लोग कृष्ण पाल के टाइम पे देखोगे, जब आप लोग सॉरी पार्डन जब आप लोग कृपाल पाल के टाइम पे देखोगे तो वहां पे इसमें और ज्यादा वैरायटी आनी शुरू हो जाएगी इन टर्म ऑफ कलर, इन टर्म ऑफ थीम्स, इन टर्म ऑफ पेंटिंग्स, इन टर्म ऑफ लिटरेचर, जिससे ये प्रभावित थी, जिससे ये इन्फ्लुएंस थी। तो हमें अपना आंसर का जो एक हिस्सा है वो इवोल्यूशन के ऊपर जो वो केंद्रित करना है। दूसरा जो हमारा हिस्सा रहेगा दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब देखिए जब हम लोग पेंटिंग के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ये आप समझ लीजिए किसी भी तरह के पेंटिंग के ऊपर काफी सवाल हैं, लेकिन पेंटिंग के ऊपर जब भी कोई सवाल आएगा तो आपने ये ध्यान रखना है, सबसे पहले पेंटिंग की थीम क्या है, पेंटिंग में कलर क्या यूज हो रहे हैं, पेंटिंग के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो किसका पड़ रहा है, कौन कौन सा जो लिटरेचर है वो इसको इम्पैक्ट कर रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेंटर्स हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने जो वो उन पेंटिंग्स को जो वो पैट्रोनेज दी हुई है, उन पेंटिंग्स का जो है वो सिंबॉलिक नेचर क्या है, क्लियर, की क्या प्रतीक क्या बताते हैं वो, ठीक है, किस तरह से हमारी, क्योंकि मेन पेंटिंग जो थी वो नेचुरलिस्टिक थी, तो वहां पे आप थीम में भी उसको कवर कर सकते हो। तो जब आप लोग पेंटिंग्स की बात करोगे तो पेंटिंग्स में आप लोगों को या पेंटिंग के आंसर के अंदर जो है वो आप लोगों को अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको इन्फ्यूज करना पड़ेगा, उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो जब हम लोग इवोल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, फाउंडेशन संग्राम पाल के टाइम पे क्या क्या किया उन्होंने, कंसोलिडेशन कृपाल पाल के टाइम पे देखिए एग्जाम्पल दे दिया गीता गोविंद का, रामायणा का, उसके साथ साथ जो रसमंजरी का ठीक है, उसके साथ साथ इवोल्यूशन में स्प्रेडिंग हुआ इनका अलग अलग जगहों पे, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, गुलेर, सारा स्पेसिफिकली जब हम लोग गुलेर पेंटिंग की बात करते हैं, कांगड़ा पेंटिंग की बात करते हैं, तो वो प्रभाव जो है वो बशौली से ही यहाँ पे हमें ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिला। अब देखिए थीम्स कैसी हैं, रिलीजियस हैं, रोमांटिक हैं, तांत्रिक भी हैं, क्लियर। उसके साथ साथ जब वो किस तरह का स्टाइल यूज होता था तो हम लोग देख हमें है ना, जब हम बशौली की बात करते हैं तो बहुत बोल्ड कलर, बहुत ब्राइट कलर जो हैं वो हम लोगों को यूज होते हुए देखने को मिलते हैं, प्राइमरली रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन जो रंग जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उनकी क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, रेड पैशन के लिए है, ब्लू डिवोशन के लिए है, येलो जो है वो डिविनिटी के लिए है, ग्रीन जो है वो नेचर के लिए है, किस तरह का मटेरियल यूज होता है, क्लियर, और कौन कौन से राजा थे, लीडर्स थे, वो तो हम लोगों ने ऊपर जो है उनका जिक्र कर दिया। क्या जो है वो इनकी सिग्निफिकेंस है, क्लियर, ये लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। आप लोग जो है वो उसके साथ साथ इसको कंक्लूड कर सकते हो कि किस तरह से इसकी लेगेसी ने बाकी जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं उनको भी शेप किया। तो लेगेसी के साथ जो है वो हमारा कंक्लूजन आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे सब लोगों को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज डिस्कस क्रिटिकली। अब देखिए जो डिस्कशन है उसको थोड़ा सा मैं श्रिंक करूंगा अभी, अभी जो ओवरऑल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। डिस्कस क्रिटिकली समझ आ गया, डिस्कस क्रिटिकली का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया, सिख एंड हिल स्टेट्स ड्यूरिंग लेटर 18th सेंचुरी एंड फर्स्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। क्लियर। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1818 सेंचुरी का जो लेटर फेज है, अब यार ये बड़ा जो है वो ऐसा शब्द है कि लेटर का मतलब क्या है कि 1890 के बाद, 1880 के बाद, 1870 के बाद, क्योंकि 50 के बाद जो वो लेटर हाफ आ जाएगा, फर्स्ट हाफ ऑफ 18 सेंचुरी इज 1850 तक, उसके बाद जो वो लेटर फेज आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली जब हम लोग बात करेंगे सिख के, तो यहाँ पे
सिखों में दो ज़्यादातर हम लोगों को इस एरिया में देखने को मिलेंगे, एक मिसल टाइम पीरियड देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। तो सिख में क्या हमने पिक करना है वो भी समझ आ गया। अब जब हम लोग हिल स्टेट्स की बात करेंगे तो हिल स्टेट्स में कांगड़ा है, बिलासपुर है, कुल्लू है, मंडी है, जसवान है, दात्रपुर है, उन सबके रिलेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और कहानी सीधी सीधी यही है, डिस्कस है तो कवरेज ब्रॉड होनी चाहिए, कोशिश की जाएगी जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि हर सिख एलिमेंट जो कि हिमाचल के साथ रिलेटेड उसको आंसर के अंदर डाला जाए। और हर प्रिंसली स्टेट, देखो सारा करना पॉसिबल नहीं होता लेकिन फिर भी हम बोल ऐसा ना हो कि कांगड़ा तक ही सीमित रहे हम लोग, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं तो वहां पे कांगड़ा संसार चंद के साथ जो है उनको रिलेट किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारे आंसर में विड्थ होनी चाहिए, बाकी जो एरियाज हैं, बाकी जो जगहें हैं वो भी हमारे आंसर के अंदर आनी चाहिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन में लिख दिया हमने, ड्यूरिंग द लेटर 18th सेंचुरी द सिख मिसल्स फ्रीक्वेंटली क्लैश्ड विद एंड एक्सट्रैक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द हिल स्टेट्स क्रिएटिंग ए फेज ऑफ अनस्टेबल रिलेशन। तो हमने इंट्रोडक्शन में मिसल का भी जिक्र किया। एंड इन अर्ली 19th सेंचुरी महाराजा रणजीत सिंह कंसोलिडेटेड सिख पावर इंक्लूडिंग हिल ऑटोनॉमी। क्लियर। तो ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर दोनों के दोनों, यानी कि अब एग्जामिनर को हमने बता दिया, हमें क्वेश्चन समझ आ गया और इन दोनों के ऊपर जो है हमारा आंसर बिल्ड होगा। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशनल लाइन डाल रहे हैं। द इवोल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम फ्लूइड अलायंस ऑफ द 18th सेंचुरी टू द डिसाइसिव चेंज ऑफ 1809। तो 1809 से आप लोगों को होपफुली यहाँ पे समझ आ चुका होगा ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, जिसके बाद जो है वो हिमाचल प्रॉपरली, हिमाचल का एक एरिया जो है वो प्रॉपरली महाराजा रणजीत सिंह के नियंत्रण में रहा। अब देखिए मिजल्स एंड हिली स्टेट्स की जो है वो जब हम लोग बात करेंगे, क्लियर, तो किस तरह से जस्सा सिंह रामगढ़िया एक्सट्रैक्टेड टैक्सेस फ्रॉम कांगड़ा, चंबा एंड नूरपुर, डन। इसके साथ साथ संसार चंद जो है वो हाउ ही अलाइंड विद जयसिंह कन्हैया एंड सिक्योर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1786, क्लियर। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे रिलेशंस रहे। उसके बाद संसार चंद ने किस तरह से जो वो चंबा, मंडी, सुकेत और बिलासपुर के ऊपर जो वो अपनी डोमिनेशन जो वो एस्टेब्लिश की, बट मिसल्स के साथ जो इसने शुरुआती दौर में रिलेशन जो थे वो अच्छे रखे, जो कि प्रैग्मेटिक थे और ट्रांजैक्शनल थे। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ना कि कुछ आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपने मेरे लिए किला जीत के दिया, मैं इसके बदले आपको अपनी कुछ जमीन दे दूंगा। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे संसार चंद के कहने पे जो वो गोरखाओं के साथ जो पूरा डिस्प्यूट हुआ 1809 तक, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद सिखों की जो एंगेजमेंट है विद अदर स्टेट्स, जिसमें जसवान है, नूरपुर है, जिसमें जसवान 1815 में जो वो कंप्लीटली एनेक्स कर लिया गया था, 1809 में सिब्बा नियंत्रण में आ गया था, हालांकि 1830 में इसको रिस्टोर कर दिया गया। कुल्लू है, मंडी है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये भी आप लोगों को सिख एम्पायर के अधीन स्पेसिफिक समय में जो आते हुए देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव साइड क्या है कि यहाँ पे सिख रूल तो रहा लेकिन आपकी जो अपनी जो हिल आइडेंटिटी थी वो मेंटेन रही। कल्चरल इम्पैक्ट जो आप लोगों को वहां पे देखने को नहीं मिला। उसके साथ साथ जो है वो सिख जब यहाँ पे सॉवरेनिटी रही तो उनके द्वारा जो टेम्पल्स हैं, जिसमें जो हम लोग ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, जहाँ पे डोम स्टाइल आर्किटेक्चर स्पेसिफिक समय में देखते हैं, तो उसका काफ़ी हद तक, हालांकि ये मुगल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस था, लेकिन सिखों के द्वारा जो वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या यहाँ पे जो आर्किटेक्चर स्टाइल को डेवलप किया गया, क्लियर। उसके साथ साथ जो गोरखास थे जो कि बाहर से आए हुए थे, उसकी जो अटैक या इन्वेजन था उससे बचाया गया था। इसके साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन डोमिनेंस आ जाएगा। जसवान का जो एनेक्सेशन हुआ 1815 में, उसने हिली एरियाज को बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर डाल दिया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में अगर आप बात नहीं मानोगे महाराजा रणजीत सिंह की तो आपके जो क्षेत्र हैं वो उनके नियंत्रण में आ जाएंगे, क्लियर। उसके साथ साथ जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहा। उसके साथ जो अथॉरिटी थी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, किसी के साथ डिफरेंट रिलेशंस थे, जैसे मंडी के साथ रिलेटिवली थोड़े बेटर रिलेशन थे, कुल्लू के साथ रिलेशन जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, सुकेत के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे, जिसके कारण आप लोग देखोगे जैसे महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी उसके बाद पहाड़ी राजा जो वो सिख एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपके एस्पेक्ट्स आएंगे। तो देखिए सिख हिल स्टेट्स रिलेशन मिक्स्ड ए लेफ्ट ए मिक्स्ड लेगेसी, दे एनरिच्ड culture, strengthened resilience and offered some security but also imposed heavy tribute and limited autonomy। तो हमने दोनों हिस्से जो यहाँ पे लिखे, this balance of resistance and adaptation still shapes हिमाचल प्रदेश political and social identity। ठीक है, ये टू डे लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स को हाईलाइट किया और आज के साथ जो उसको रिलेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, थ्रो लाइट ऑन द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडाइवल स्टेट ऑफ कांगड़ा। सेम कांगड़ा की जब हम बात करें फाउंडेशन से शुरू होगा, गजनवीज एंड तुगलक, मुगल्स, घमंड चंद के समय पे रिवाइवल और संसार चंद। तो देखिए मैंने 5 लिखे हैं, अगर क्वेश्चन 8-9 नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा तो आप नंबर ऑफ वर्ड जो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट, हाईलाइट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विद रेफरेंस टू पॉपुलर टेम्पल्स, क्लियर।
तो अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है दैट इज कल्चरल हेरिटेज, और किसके साथ हमने, टेम्पल्स के साथ। तो अब ये ध्यान रखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कल्चरल हेरिटेज की बात करूंगा तो कल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा आ जाता है तुम्हारा आर्किटेक्चर, ठीक है। और टेम्पल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे बड़े सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो काठकुन्नी आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, जो काठकुन्नी आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं। तो जो काठकुन्नी आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए, जैसे हिडिंबा देवी टेम्पल की बात करेंगे, तो ये किसको जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं, किसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल्चरल हेरिटेज में जैसे पेंटिंग्स जो हैं ये भी हमारा एक हिस्सा है। तो हमारे टेम्पल्स के अंदर हम लोगों को पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो ये मेंशन नहीं किया गया है कि इन टेम्पल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो थांका पेंटिंग है, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स है, वो आपके कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं उनके जरिए जो वो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो वो रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्कल्पचर्स जो हैं, स्कल्पचर जो हैं वो हमारे हेरिटेज का हिस्सा है, जिनको स्पेसिफिक समय पे जो है वो मंदिरों के अंदर जो है वो प्रिजर्व किया गया है। जैसे हम लोग चंबा के जो मंदिर हैं उनका यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। उसके साथ साथ कल्चरल हेरिटेज, ये तो मैंने टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का एग्जांपल दिया। ध्यान रखना, बहुत बार गलती जो है वो लोग यही करते हैं, वो सारा टेंजिबल जो आइटम्स है उन्हीं के ऊपर अपना आंसर लिखते हैं, लेकिन इसमें हमारा इंटेंजिबल है, हमारे फेयर्स हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे डांसेज हैं, क्लियर, जो आज भी हम लोग जो है वो टेम्पल्स के साथ जो है उनको कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है इसमें ये बिल्डअप होना चाहिए, रेदर देन आप सीधा टेम्पल्स के बारे में जो है वो लिखना शुरू कर दो। जैसे देखो ये लिखा है ना सारा, जैसे आर्किटेक्चरल हेरिटेज आ गया, ठीक है, जैसे बैजनाथ है, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, हिडिंबा देवी आ गया, ये आपका पगोडा स्टाइल आ गया, मेनली काठकुनी आर्किटेक्चर जो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके साथ साथ आर्टिस्टिक हेरिटेज की अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो बात करेंगे तो जैसे मोनेस्ट्रीज आ गई जहाँ पे आपको फ्रेस्को और उसके साथ साथ जो है वो थांका पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपके जो है वो रिचुअल्स आ गए, ठीक है, जैसे जहाँ पे हमारे यहाँ पे शक्ति की जो है वो वर्शिप होती है, जिसमें नैना देवी की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, चिंतपूर्णी की जो हम लोग बात करें, नवरात्रि फेयर्स जो हैं यहाँ पे आप लोग देखिए इन टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा फुटफॉल इंक्रीज हो जाता है। तो वो भी अगेन वही जो हमारे यहाँ पे मेले हैं या फेस्टिवल्स हैं वो कहीं ना कहीं मंदिरों में जाके हम लोग एक दूसरे के साथ एकत्रित होके इकट्ठे होके जो है वो अपने कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो जैसे अगर हम लोग जैसे मिंजर के जो है वो मेले की बात करेंगे तो वहाँ पे सब लोग जो है एक दूसरे के साथ एकत्रित होते हैं। उसके साथ साथ जो वो कॉम्युनल हार्मनी का भी एक बहुत ही जो वो परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पे म्यूजिक, डांस, ट्रेड, नाट्य वगैरह जो वो लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही जो टेम्पल्स हैं, यही जो मंदिर हैं, ये सारे के सारे जो है वो हमारे जो कल्चरल है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, उसके साथ जो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए 11th पे चलते हैं। डिफाइन रीथ, डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट्स टूवर्ड रीत कस्टम। अब देखिए यहाँ पे पहले तो रीत के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रीत आई थिंक आपको इसके बारे में बेसिक आइडिया होगा, जहाँ पे जो मेल है वो वुमेन, पैसों के बदले वुमेन जो है वो सामने वाले इंडिविजुअल को दे दिया करता था। वो वुमेन जो है वो कोई भी हो सकती थी, क्लियर, वो एक रीमैरिज की फॉर्म में हो सकता था, वो विडो हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पे वुमेन को एक कॉमोडिटी के रूप में जो यूज किया जाता था, जहाँ पे हिमाचल के कुछ जगहों के ऊपर हम लोगों को ये प्रैक्टिस होती हुई देखने को मिलती थी। अब सवाल आ जाएगा कि जो हमारे हिली स्टेट्स थे उनका क्या एटीट्यूड था। अब देखिए अगर ये समाज में मौजूद है तो राजाओं की इनिशियल स्टेज पे एक्सेप्टेंस होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि हिल स्टेट्स जो थे उन्होंने जो है इसको धीरे धीरे जो वो रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे इसको बैन करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे इसके ऊपर टैक्सेशन इंक्रीज करनी शुरू कर दी। और बाद में जब प्रजामंडल्स आए तो उनका भी एक बहुत बड़ा मोटिव था, और जब हम लोग आजाद हुए तो वहां पे रीत इस तरह की जो शादियां हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न एक्ट पास हुए उसके बाद इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो हिमाचल में हम लोगों को इलीगल डिक्लेयर होती हुई देखने को मिली। तो देखिए शुरुआती दौर में डेफिनेशन आ गया, अब एटीट्यूड आ गया, ट्रेडिशनली एक्सेप्टेंस है, फिर धीरे धीरे जो वो आपको जो वो रिफॉर्म्स जो है वो होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राजाओं के नाम देना बड़ा जरूरी है, दिलीप सिंह का नाम देना जरूरी है, पदम सिंह जी का नाम देना जरूरी है, दुर्गाचंद जी का नाम देना जरूरी है, क्लियर। तो ये जो है वो राजे वो हैं जिनके द्वारा जो है, या वो प्रिंस है जिनके द्वारा जो है वो इसको खत्म करने का प्रयत्न किया गया, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे थे जिन्होंने इसको कंप्लीटली अपोज तो नहीं किया, जैसे कोटे का जो राजा था उसने कहा था कि अभी समय नहीं आया है कि हम लोग जो है इसको जो है वो बंद कर सके, क्लियर। उसके साथ साथ भज्जी और मधान जो राज्य थे
उनके अकॉर्डिंगली जो लोग थे वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक कल्चरल प्रैक्टिस है। आप ऐसा मानिए, अब सही गलत तो ठीक है, आज के प्रिज्म से आप लोग उसको देख सकते हो, मॉडर्न प्रिज्म से, लेकिन उस स्पेसिफिक समय में इन राजाओं के द्वारा जो है वो रेजिस्टेंस तो नहीं था, लेकिन रेजिस्टेंस था जहाँ पे इन्होंने जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं जो है वो किया। अंग्रेजों के एटीट्यूड की बात करें तो ब्रिटिश के द्वारा जो वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो हम लोगों को होता हुआ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोग और राजे दोनों अगर वो खुद करेंगे तो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। हालांकि ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमसे जो वो हिल स्टेट्स के बारे में ही क्या पूछा गया था, क्वेश्चन जो है वो हमारा एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट्स से ही संबंधित था। तो आप ब्रिटिश वैसे मेंशन कर भी सकते हो उन स्पेसिफिक क्षेत्रों में। तो अंग्रेजों के द्वारा जो वो वैसे भी रीत के ऊपर जो कोई बहुत ज़्यादा कदम, बहुत ज़्यादा स्टेप जो है वो उठाया नहीं गया। अल्टीमेटली रीत हम लोगों को जो है वो एबॉलिश होती हुई बाद में देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। थ्रो लाइट ऑन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड देयर सेलियन फीचर्स इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर, इजी है। मोनेस्ट्रीज का नाम लिखना है, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। फीचर्स में क्या है कि कहाँ पे हम लोगों को पेंटिंग्स अच्छी मिलती हैं, कहाँ स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, कहाँ पे रिचुअल्स वगैरह जो प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, जैसे तबो के, धनकर, लाहौल मोनेस्ट्री, धर्मशाला, रिवालसर। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि सेक्शन के साथ, जेलुप्पा के साथ है, साक्या के साथ है। तो ये सारे के सारी विशेषताएं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस क्रिटिकली द रिलेशन ऑफ मुगल्स विद कांगड़ा हिल स्टेट्स 1556 टू 1707। अब देख लीजिए, इसी तरह का सवाल थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, लेकिन वो सवाल ओवरऑल हिल स्टेट्स के साथ था, ये सिर्फ कांगड़ा हिल स्टेट के साथ है। यहाँ पे कांगड़ा हिल स्टेट ही लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है सिर्फ ये कांगड़ा की ही बात हो रही है। आई थिंक यहाँ अगर यहाँ पे स्टेट्स लिख दिया होता तो ओवरऑल फिर हम लोगों को बाकी भी जो है वो इन्वॉल्व करने पड़ते। तो आई थिंक जो आंसर हमारा बना है वो स्टेट के परस्पेक्टिव से ही बना हुआ है। आंसर जो है वो मेनली हमारा, चलिए वैसे ठीक है, ठीक है, कांगड़ा स्टेट के ऊपर जो वो मेन हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे। और 1556 से लेके 1707 के बीच में है। 1556 से लेके 1707 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे समझ लीजिए अकबर भी आएगा, उसके साथ साथ जो वो जहांगीर भी आएगा, उसके साथ साथ शाहजहां भी आएगा और औरंगजेब भी आएगा। तो चारों के चारों राजाएं जो है उनका जिक्र हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। सेम लाइन ऑफ थॉट वही रहेगा, बस आपने यहाँ पे ब्रॉड कर दिया, और मेनली आपका आंसर जो है वो कांगड़ा स्पेसिफिक रहेगा। क्लियर? क्या स्ट्रेंथ रही, क्या वीकनेस रही, क्या आपका ओपिनियन है, और कंक्लूजन सेम। चलिए नेक्स्ट है हाईलाइट दी एक्टिविटीज ऑफ सिरमौर प्रजामंडल एंड चंबा प्रजामंडल। सेम, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इनके लीडर्स थे, कितने इनको सक्सेस मिली, ये सारा ठीक है, सीधा आंसर है। इसमें जो वो बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन सुकेश सत्याग्रह। 2018 में जब ये सवाल पूछा गया तो क्रिटिकल नोट कब आपको समझ आ गया, मतलब कॉज, मेथड, आउटकम, लिमिटेशंस, दोनों जब हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके साथ साथ इसका ओरिजिन कैसा हुआ, क्या इसके रीजंस थे, इसके लीडर्स क्या थे, और अल्टीमेटली जब इसका आउटकम आप लोगों को क्या देखने को मिला, ये आपके आंसर के अंदर जो वो रहेगा। तो देखिए, सुकेत का प्रजामंडल, कब उसकी फॉर्मेशन हुई, किस तरह से लोगों की अवेकनिंग हुई, कब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, कैसे इस मूवमेंट को जो वो आगे लीड किया गया, किस तरह से सुकेत का राजा इसको मैनेज करने में जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और कैसे इस मूवमेंट की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली, जहाँ पे जो है वो हिमाचल की इंटीग्रेशन में इसका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे, और सुकेत को देख के बाकी लोगों ने भी जो है वो एग्री करना शुरू कर दिया। क्या जो है वो लिमिटेशन थी, बहुत लंबी मूवमेंट जो थी वो हम लोगों को ये देखने को नहीं मिली। इसका जो मेन फोकस था वो मर्जर के ऊपर ज़्यादा था रेदर देन सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि देखिए वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए उस टाइम पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मर्जर की थी, क्योंकि रिफॉर्म राजा तो नहीं कर पा रहे थे। तो हमें उम्मीद थी कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट या एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है वो हम लोग शायद रिफॉर्म जो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लीडरशिप जो थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। तो सुकेश सत्याग्रह का जो क्रिटिकल नोट था वो इस तरह से लिखा जाना था। 16, थ्रो लाइट ऑन मेन फीचर्स ऑफ बशौली एंड कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। देखिए, बशौली की इवोल्यूशन और फीचर्स के ऊपर सवाल आ चुका, कांगड़ा और बशौली के ऊपर भी आ चुका। तो बशौली जो है सेम वही लाइन ऑफ थॉट, क्या थीम, क्या फिगर, क्या कलर स्कीम्स, क्या मूड, क्या बैकग्राउंड, क्या लिटरेचर, किसके द्वारा जो है वो प्रोटेक्शन या पैट्रोनेज दी गई। नेक्स्ट आ गया 17, डिफाइन द टर्म सनद, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड एक्सटेंशन ऑफ सनद। क्लियर? तो देखिए सीधा आएगा, ऑब्जेक्टिव आ गया, क्यों सनद को इशू किया गया, अंग्रेजों का मोटिव क्या था सनद को इशू करने का। अंग्रेजों का मोटिव सीधा सीधा जो था वो कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना था, अपना जो ट्रेड था यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनको स्मूथ करना था, राजाओं की लॉयल्टी इनके प्रति रहे ये इंश्योर करना था, और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके
ये जो है वो मेनली सनद अंग्रेजों के द्वारा इसलिए साइन किया गया था। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो कंडीशनल था, लीगल था, उसको वापस लिया जा सकता था, किसी और को जो सत्ता है वो स्थानांतरित की जा सकती थी। बहुत बार देखा गया है कि अगर कोई सनद देने में सफल नहीं है तो उसका या तो क्षेत्र दे दिया जाता था किसी और को, या उसकी जगह किसी और को जो है वो राजा बना दिया जाता था। जब हम लोग सनद की बात करेंगे, सनद का जो एक्सटेंशन ऑफ सनद है, तो सनद को जब हम देखते हैं तो सनद दो फेजेज में विभाजित होती है। सबसे पहला फेज जो है वो तब रहता है जब एंग्लो गोरखा वॉर हुआ। दूसरा फेज तब रहता है जब एंग्लो ब्रिटिश वॉर हुआ, जब एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो दोनों के बाद में आप लोग सनद जो है वो साइन होता हुआ देखेंगे। जैसे फेज 2 में आप मंडी के साथ, सुकेत के साथ सनद साइन होता हुआ देखोगे। फेज 1 में आप लोग जो हैं वो जैसे बिलासपुर के साथ सबसे पहले, और जो शिमला हिली स्टेट्स थी उनके साथ सनद साइन होता हुआ देखोगे। क्लियर। तो इस तरह से जो वो इसकी एक्सटेंशन हम लोगों को दो फेजेस के अंदर जो वो देखने को मिलती है। तो यही इसका आंसर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्लियर। उसके साथ साथ नेचर क्या है और एक्सटेंशन क्या है, कब कब एक्सटेंड हुई, क्या हुआ इसमें, ये सारे का सारा जो आपके इसी आंसर के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बेथु सिस्टम डिस्कस? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो डिस्कस जब हम लोग आ गया तो देखिए नेचर क्या है, बेथुस को किस तरह से डिवाइड किया गया है, क्या इसका इम्पैक्ट है, और किस तरह से जो इसको एबॉलिश करने के लिए किस किस राजा के द्वारा जो वो कदम उठाए गए, ये आपके आंसर के अंदर रहेगा। 19th आ गया, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ सिख विद हिल स्टेट्स इन द 19th सेंचुरी। इन दी 19th सेंचुरी, तो अब आप ऐसे समझिए यहाँ पे आपका पूरा आंसर जो है वो महाराजा रणजीत सिंह तक ही सीमित रहेगा। यहाँ पे आपको मिसल्स या बाकी लोगों को डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो सेम तरह का आंसर, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह तक जो है वो हमारा सीमित रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा, कमेंट ऑन झुग्गा एजिटेशन एंड धुम मूवमेंट। तो देखिए 2017 का है, अगर आज के समय पे क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का ही होगा, 4 का ही होगा, या 6 का ही होगा, 6 का होगा। तो दोनों को जो आप लोगों ने 50-50% डालना है। इसमें क्या होगा, कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हुआ, कैसे कोर्स ऑफ इवेंट किस तरह से आगे बढ़ा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे, इसको सप्रेस किस तरह से किया गया, इसकी आउटकम क्या है, जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये एस्पेक्ट जो आप लोग इस तरह के जो मूवमेंट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनके ऊपर डाल सकते हो। उसके बाद डिस्कस ब्रीफ हिल पेंटिंग्स, 2017 का सवाल है, आसान सवाल आया करते थे। तो यहाँ पे डिस्कस द इन ब्रीफ द हिल पेंटिंग्स आ गया। तो इसका मतलब अलग अलग तरह की हिल पेंटिंग्स कौन सी, बशौली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, और भी है वैसे बिलासपुर, ठीक है, लेकिन अर्की, अर्की शायद यहाँ पे लिखा है, नहीं है, वो भी डाल सकते हो। तो सारी की सारी जो पेंटिंग जो हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है आप उनको मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 2016 में, विच एंशियंट लिटरेरी सोर्सेज फाइंड रेफरेंस टू कुल्लू? तो कहाँ कहाँ हमें लिटरेरी सोर्सेज है, रामायण में मिला, तो रामायण की कहानियां हैं वहाँ मेंशनड है। महाभारत के अंदर इसका जिक्र होता है, पुराणों में जिक्र होता है। क्लियर। उसके साथ साथ जैसे कल्हान की राज तरंगनी है, वहाँ पे कुल्लू और जो कश्मीर के राजा थे उनके बीच का जिक्र किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद कुल्लू की वंशावली होगी, जो तिब्बतियन और फॉरेन अकाउंट्स हो गए, ह्यूनसांग हो गया, ग्यालरब्स हो गए, वहाँ पे भी कुल्लू के इतिहास का हमें पता चलता है। तो बेसिकली हम लोगों ने सारे फॉरेन और इंडियन जो जो एंशियंट मॉडर्न सारे तरह के जो लिटरेरी रिसोर्सेज हैं उनको अपने आंसर के अंदर यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आ जाएगा, आइडेंटिफाइड एनी 3 कंसिडरेशन ऑन विच ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड हिली स्टेट्स। तो देखिए अंग्रेजों की पॉलिसी 3 ही चीजों के ऊपर मेनली आधारित थी। पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना था, जिसके लिए सनद उन्होंने साइन किया हुआ था। स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री सिक्योरिटी थी, ताकि इन क्षेत्रों से कल को फ्यूचर से तिब्बत से कोई इन्वेजन होता है उसको काउंटर किया जा सके। क्लियर। और उसके साथ साथ जो भी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट थी यहाँ पे। और अगर हम लोग इकोनॉमिक वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट एक बहुत बड़े रिसोर्स के रूप में ब्रिटिश के द्वारा देखा जाता था। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे जिनके ऊपर अंग्रेजों की जितनी भी पॉलिसीज थी वो आधारित थी। नेक्स्ट आ जाएगा, इन्यूमरेट एनी 4 पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स एग्जीक्यूटेड बाय भूरी सिंह। कौन कौन सी थी जिसमें इन्होंने भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ पे जो पेंटिंग्स है या लोग जो है उनको आर्ट के बारे में बताया जा सके। एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है, जिसमें इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशरी, सिविक गवर्नेंस और उसके साथ साथ लिटरेसी को इंप्रूव करने के लिए स्कूल्स को ओपन किया। इलेक्ट्रिफिकेशन की इन्होंने चंबा के लिए, और उसके साथ साथ रोड टाउन प्लानिंग उसका भी इनको श्रेय दिया जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम, और उसके साथ साथ जो है वो सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ जो है उनको चंबा में ओपन किया। तो ये भूरी सिंह का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। 24th, हाउ द इन्विटेशन ऑफ गोरखा बाय राजा महानचंद ऑफ कहलूर डिड चेंज द कोर्स ऑफ शिमला एंड पंजाब हिल स्टेट्स। तो देखिए कुछ नहीं है, ये बेसिकली यही है, इम्पैक्ट ऑफ गोरखास, दैट्स इट। तो गोरखाओं का जो इम्पैक्ट है वो क्या रहा, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हो। गोरखा यहाँ पे आए, पावर डायनेमिक्स जो वो चेंज हुई, संसार चंद जो कि डोमिनेट कर रहा था, गोरखाओं ने उसको कंट्रोल किया। वीकनिंग ऑफ लोकल रूलर्स, इनके कारण जो वो लोकल रूलर आपको कमजोर होते हुए देखने को मिले, क्योंकि अब वो गोरखाओं के ऊपर डिपेंडेंट हो गए।
फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, अगर गोरखा नहीं आते, ब्रिटिश इनसिक्योर नहीं होते, दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसके बाद ब्रिटिश जीते और फिर ब्रिटिश का राइवल के लिए भी गोरखाओं का इन्वेजन कहीं ना कहीं जो वो रिस्पॉन्सिबल है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, आज भी हम लोग जो है वो नेपालीज कल्चर, नेपालीज इंडिविजुअल जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं। मिलिट्री लेगेसी, जो हम लोग गोरखा रेजिमेंट देखते हैं, उसको जो उसका जो इतिहास है वो गोरखाओं से ही हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे का सारा जो है यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हम लोगों को आते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये हमारे 2016 से लेके 2024 के बीच में जो सवाल पूछे गए हैं वो हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है उसको हम लोगों ने पढ़ना है। और अब हम लोग मूव करते हैं डायसेक्शन ऑफ सिलेबस। तो जैसे पहला सिलेबस हमारा टॉपिक क्या है, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडाइवल स्टेट्स। तो हमारे 3 ही मिडाइवल स्टेट्स का जिक्र किया गया है। कौन? कांगड़ा, कुल्लू और चंबा। तो हमने इन्हीं तीनों को पढ़ना है, इसके लिए और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या देखना है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स शेपिंग द स्टेट फॉर्मेशन, ये कैसे बने, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन अर्ली मिडाइवल हिल स्टेट्स, किस तरह से वो राजा अपना राज्य चलाया करते थे, क्योंकि अगर राजा स्पेसिफिक भी सवाल पूछा जाएगा तब भी आप उसको एड्रेस कर पाओगे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक बेस उस स्पेसिफिक समय में क्या था, रिलीजन कैसा था, कल्चरल ग्रोथ, इंटरस्टेट रिलेशंस, यानी कि जो हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स है जैसे कुल्लू और चंबा के रिलेशन जो वो बिल्कुल अच्छे नहीं हुआ करते थे। राइज एंड डिक्लाइन ऑफ हिल स्टेट्स, क्या क्या इनके सोर्सेज हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, क्रॉनिकल्स हैं, उसके साथ साथ फोकलोर्स हैं, उसके साथ साथ जो वो कॉपर प्लेट्स हैं, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, दैट इज योर लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो इनके ऊपर जो हम लोगों ने ध्यान रखना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा कांगड़ा के, रूपचंद, जयचंद, बिधिचंद, घमंडचंद, संसाचंद। अब हालांकि देखिए, मेरी सजेशन रहेगी इन तीनों के राजाओं को सबको एक एक बार पढ़ लेना, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते ही हो, लेकिन जो ज़्यादा जहाँ से सवाल बन सकता है आजकल के समय में वो ये हैं। कुल्लू की अगर हम बात करें, सिद्ध सिंह, बहादुर सिंह, जगत सिंह, मान सिंह, जय सिंह, टेढ़ी सिंह, विक्रम सिंह, अजीत सिंह। चंबा, मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, चंबा और कश्मीर के रिलेशंस, ये ध्यान रखना, ये बना एक स्पेशल टॉपिक है। प्रताप सिंह बर्मन, जनार्दन बर्मन, बैटल ऑफ ढलोग, पृथ्वी सिंह, चतर सिंह, उदय सिंह, राज सिंह, चरण सिंह, श्री सिंह, श्याम सिंह, भूरी सिंह और लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो चंबा के राजा जो है उनको भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद सेकंड है रिलेशन विद मुगल्स एंड सिख। तो आपने देखना है कि किस तरह के रिलेशंस रहे, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या कल्चरल एक्सचेंज रहे। सिख और हिल स्टेट्स के रूल में सिख गुरुओं के क्या रिलेशन रहे पहाड़ी राजाओं के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी की स्पेसिफिकली फोकस करना है। बंदा बहादुर, मिसल्स, महाराजा रणजीत सिंह, हालांकि ज्यादातर सवाल महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर पूछे गए हैं अभी तक। क्लियर? उसके बाद इम्पैक्ट क्या रहा सिख रूल का, डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी, एंग्लो सिख वॉर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या रही इन दोनों के रूल्स की हिमाचल प्रदेश के ऊपर। उसके बाद आ गया गोरखा कॉजेज क्या थे, किस तरह का इन्वेजन था, किस तरह की पॉलिसीज थी, किस तरह की स्ट्रैटेजीज थी गोरखाओं की, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या सोशल इम्पैक्ट रहा, क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या कल्चरल इम्पैक्ट रहा। गोरखा एंग्लो वॉर हुआ, उसमें कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, ब्रिटिश स्ट्रैटेजीज कैसी थी, ट्रीटी ऑफ संगुली थी, क्यों हुई, क्या इम्पैक्ट था, क्या उसके प्रोविजंस थे। कंपैरेटिव, तीनों का कंपैरिजन, गोरखा, मुगल और सिख, इन तीनों का रूल एक दूसरे से किस तरह से भिन्न था, अलग था। हिल स्टेट्स अंडर कॉलोनियल पावर, ब्रिटिश पॉलिसीज कैसी थी। क्लियर? किस तरह से उन्होंने एनेक्स किया। क्लियर? कैसे कॉलोनियल इंटरवेंशन हुई, क्या क्या सेटलमेंट्स थी, क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स थे अंग्रेजों के द्वारा अख्तियार किए गए। उसके साथ साथ जो है वो इम्पैक्ट क्या रहा, टेरिटोरियल एग्रेशन बाय ब्रिटिश इन हिमाचल प्रदेश, किस तरह से हमारी टेरिटरीज को धीरे धीरे अंग्रेजों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो है वो एक्वायर किया। सनद। क्लियर? उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स की गवर्नेंस, फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडेंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह है। उसके साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज। क्लियर? ओवरऑल इम्पैक्ट ब्रिटिश का क्या रहा। उसके साथ साथ ग्रांट, सनद एंड टेरिटोरियल एग्रेशन, किस तरह का रोल एंड नेचर जो वो सनद के द्वारा परफॉर्म किया गया। ग्रांट्स एंड जागीर जो इनका मतलब क्या है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अलग अलग लोगों के साथ क्या थे, जो पिछले वाले टॉपिक्स में वैसे कवर हो जाएंगे। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, बेत, बेगार, रीत, एग्रेरियन इकोनॉमी, ट्रेड किस तरह का था। सोशल हायरार्कीज, वैसे ये आप लोग जो हैं वो सोसाइटी हिमाचल में पढ़ोगे। एजुकेशन एंड मिशनरी एक्टिविटी, स्कूल्स, वेस्टर्न एजुकेशन किस तरह से जो वो अंग्रेज़ों के द्वारा स्प्रेड की गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट, क्यों इनको एस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन से मेजर कैंटोनमेंट एरिया से उनका क्या इंपैक्ट रहा। नेशनल मूवमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसमें प्रजामंडल आ जाएगा। नेचर, ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप, मोबिलाइजेशन, वुमेन का क्या रोल रहा। और पीजेंट मूवमेंट्स के अंदर अगर आपको यहाँ पे डाटा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो वो पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन विद नेशनल, जैसे नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, आजाद हिंद फौज। रीजनल इंपॉर्टेंट लीडर्स को थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी सवाल आपसे पूछा जाए। फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। रिवोल्ट्स, दुजम या धुम, सुकेत, मंडी कॉन्स्पिरेसी, नालागढ़, जुग्घा, चंबा, ठियो कुम्हार से कोटखाई में पीजेंट मूवमेंट 19th सेंचुरी के हैं।
डंडरा, चंबा एजिटेशन, पझोता, सुकेश सत्याग्रह है। 5 ईयर प्लान्स कर लेना, करना होगा नहीं करना होगा, लेकिन इसमें जो अब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको हिमाचल प्रदेश के साथ जरूर एक बार जो वो अटैच कर लेना। आर्टिस्टिक एंड कल्चरल मोनेस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो देखिए ज़्यादा सवाल जो वो टेम्पल और मोनेस्ट्रीज और पेंटिंग्स के ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन है, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से टेम्पल्स हैं, कौन से मोनेस्ट्रीज हैं, बाकियों का भी आपने कवर कर लेना, जैसे जैन टेम्पल्स और सिख श्राइन जो है उनको भी एक बार पढ़ लेना, और किस तरह से इनका रोल है इन प्रिजर्विंग रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, जिसके ऊपर जो अभी हमने एक सवाल भी देखा। पेंटिंग्स कौन कौन से स्कूल्स हैं, क्या थीम्स उसको यूज़ की जाती थी, इसके बाद सवाल पूछे जाने की संभावना कम है। ये वो टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। फोक म्यूजिक, डांस, थिएटर, फेज एंड फेस्टिवल्स, लोकल डिएटीज, हिंदू बुद्धिज्म, कल्चरल फ्यूजन इन हिल्स, क्लियर, या बाकी हिंदुओं के बाकी रिलीजन्स के साथ भी जो फ्यूजन है उसके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। तो मेनली देखिए ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। देखिए पहला जो आपका टारगेट है वो ये है कि जो लिखा गया है उसको कवर करना, यानी कि जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना। अगर वो कवर हो गया है तो अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टॉपिक्स चाहिए तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा देख 100 150 वर्ड्स जो हैं वो आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हो। तो ये हमारा जो वो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इसके साथ साथ जो है वो मेंस की एक स्पेशल बुक हिमाचल प्रदेश जीके की अभी हम लोगों के द्वारा जो वो कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसका नाम है हिमाचल ज्ञान दर्शन, क्लियर। तो इसमें काफ़ी हद तक टॉपिक्स को जो है इनको भी कवर किया गया है, और उसके साथ साथ जो सिलेबस है मेन ध्यान जो है वो सिलेबस की कंप्लीशन के ऊपर लगा दिया गया है। और साथ में बाकी जो हमारा मेंस का प्रिपरेशन बंडल है जिसमें 600+ क्वेश्चन बैंक्स हैं, मेंस आंसर राइटिंग अतुल्य बैच है जो अभी चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है आई थिंक, मेंस टेस्ट सीरीज है, मेंस वैल्यूएडिशन कोर्स है जिसमें सिर्फ मेंस स्पेसिफिक मेंस एचपीजी के या बाकी जो मेंस जैसे सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस है, उनको जो वो कवर किया गया है। इसके लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि ये जो सवाल हैं वो हम लोगों से अभी तक हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख या प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले। पीडीएफ फाइल आप लोग जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, एक कोर्स में आप अपने आप एनरोल हो जाओगे, वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम लोग इसको शेयर करवा देंगे। तो इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट अब ये चलता रहेगा हमारा 4 हफ्ते में एक आधा 2 वीडियोज जो इस तरह के आते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिकोड करते रहेंगे और आप लोगों के साथ ही सारी की सारी जानकारी जो है वो साझा करते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।